सोचो, एक ऐसा वॉल्केनो जो 12,000 साल तक बिल्कुल चुपचाप सोया रहा और फिर एक ही रात में ऐसे जाग उठा जैसे धरती के अंदर किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो। 20 नवंबर 2025 की सुबह इथियोपिया के अफार रीजन में हेलीकुप्पी वॉल्केनो ने बिना किसी वार्निंग के ब्लास्ट करके आसमान को राख से भर दिया। कोई अलर्ट नहीं, कोई सिग्नल नहीं, सिर्फ एक आवाज, जिसके बाद 16 किलोमीटर ऊपर तक राख का बड़ा क्लाउड उठ गया। पर असली डर ब्लास्ट में नहीं, बल्कि उन सवालों में छुपा है जिनके जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। राख सिर्फ 24 घंटे में इंडिया तक कैसे पहुंच गई? वॉल्केनो एक्सप्लोड हुआ, पर लावा क्यों नहीं? क्या ये इरप्शन अफ्रीका को तोड़ने वाली प्रोसेस को और तेज कर सकता है? यही सवाल इस पूरी कहानी को और डेंजरस बना देते हैं। इस वीडियो में आप जानोगे कि उस रात धरती के अंदर क्या चल रहा था और कैसे राख अफार से रेड सी क्रॉस करके यमन, ओमान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया के आसमान तक पहुंच गई। आप समझोगे कि ये सिर्फ एक नेचुरल ब्लास्ट नहीं था, बल्कि एक वार्निंग थी कि प्लेनेट के अंदर मैसिव फोर्स हमेशा एक्टिव है। उधर इथियोपिया के लोकल गांव एक नॉर्मल दिन शुरू कर रहे थे। किसी को आइडिया नहीं था कि कुछ मिनटों में उनके ऊपर अंधेरा गिरने वाला है। घरों, पेड़ पौधों और जानवरों पर राख की मोटी लेयर जमने लगी और हवा में एक हैवी सा सन्नाटा फैल गया। लेकिन स्टोरी यहीं फिनिश नहीं होती। 20 नवंबर 2025 की सुबह, ना कोई एक्टिविटी, ना कोई वार्निंग, लेकिन धरती के नीचे प्रेशर इतना बिल्ड हो चुका था कि एक पल में क्रस्ट टूट गया और वॉल्केनो ने सीधा आसमान में राख उछाल दी। 14 से 16 किलोमीटर तक उड़ता हुआ राख का ह्यूज प्लूम ये क्लाउड जेट स्ट्रीम तक पहुंच गया और हवा ने इसे कंट्रोल से बाहर फैला दिया। लोगों को सबसे ज्यादा शॉक तब लगा जब साइंटिस्ट्स ने देखा कि इस इरप्शन में लावा बिल्कुल नहीं निकला। ये अनयूजुअल बिहेवियर उनके लिए एक मिस्ट्री बन गया। एक्सपर्ट्स के हिसाब से मैग्मा चैम्बर में प्रेशर तो था, पर मैग्मा ऊपर राइज नहीं कर पाया। इसके बदले चैम्बर के ऊपर जमी हुई हार्ड रॉक फट गई और राख और गैस एकदम में एटमॉस्फेयर में शूट हो गए। इसी वजह से ये ड्राई इरप्शन हुआ, जो लावा वाले ब्लास्ट से भी ज्यादा डेंजरस माना जाता है। ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी हाई थी कि कुछ सेकंड में आसमान डार्क हो गया। अफार के आसपास लोग समझ नहीं पाए कि इतनी जल्दी अंधेरा कैसे हो गया। हेलीकुप्पी वॉल्केनो से निकली राख का सफर उतना ही शॉकिंग था जितना इरप्शन खुद। ब्लास्ट के कुछ ही मिनटों बाद राख जेट स्ट्रीम में घुस चुकी थी और वहां से हवा ने इसे एक अनस्टॉपेबल मिसाइल की तरह आगे धकेलना शुरू कर दिया। पहले ये रेड सी की तरफ बढ़ी, जहां फास्ट विंड्स ने इसे एशिया की डायरेक्शन में मोड़ दिया। यमन का आसमान सबसे पहले डार्क हुआ, फिर ओमान के ऊपर एक ग्रे लेयर ने सूरज की रोशनी को कम कर दिया। लोगों को लगा जैसे आसमान में कोई अजीब चादर लटक गई हो। वोल्केनिक ऐश क्लाउड्स नॉर्मल क्लाउड्स की तरह नहीं चलते। ये माइक्रोस्कोपिक ग्लास पार्टिकल्स से बने होते हैं जो हवा में लंबे समय तक तैर सकते हैं। जेट स्ट्रीम में घुसते ही ये पार्टिकल्स 4 से 5 गुना तेज हो जाते हैं। इसी वजह से साइंटिस्ट्स के लिए इसका डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जेट स्ट्रीम का फ्लो सेकंड्स में बदल सकता है। एक छोटा सा शिफ्ट भी राख को हजारों किमी तक डाइवर्ट कर देता है। यमन और ओमान के बाद प्लूम पाकिस्तान की तरफ मुड़ गया। नॉर्दर्न पाकिस्तान का स्काई धीरे धीरे हेजी होने लगा। एयर क्वालिटी मॉनिटर्स ने एक शार्प स्पाइक दिखाया और लोगों ने हवा में बर्निंग स्मेल महसूस की। लोकल अथॉरिटीज कंफ्यूज थी। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये पार्टिकल्स इतनी तेजी से कहां से आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा टर्न तब आया जब ऐश क्लाउड इंडिया की तरफ मूव करने लगा। जेट स्ट्रीम की स्ट्रॉन्ग विंड्स ने इसे सीधा गुजरात की तरफ पुश किया। 24 नवंबर की रात तक गुजरात, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर और पंजाब के आसमान में एक ग्रे वेल जैसी लेयर बन गई। प्लेन्स को हाई एल्टीट्यूड पर विजिबिलिटी इश्यूज आए और एटीसी ने तुरंत अलर्ट्स जारी किए। हरियाणा में सुबह लोगों ने देखा कि आसमान का कलर बदल चुका था। ये फॉग जैसा लग रहा था, लेकिन वो फॉग नहीं थी, ये वॉल्केनिक ऐश थी। इंडिया के एविएशन सेक्टर को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वॉल्केनिक ऐश 24 नवंबर की रात इंडियन एयरस्पेस तक पहुंच गई। जेट स्ट्रीम की तेज हवाओं ने राख को गुजरात की तरफ धकेला और जैसे ही ऐश क्लाउड ने वेस्टर्न एयर कॉरिडोर्स को कवर किया, डीजीसीए को इमरजेंसी एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। ये एडवाइजरी एक क्लियर वार्निंग थी कि एयरक्राफ्ट ऐश वाले फ्लाइट लेवल्स को अवॉइड करें, वरना इंजन्स को इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है। वॉल्केनिक ऐश प्लेन्स के लिए एक्सट्रीमली डेंजरस होती है। ये माइक्रोस्कोपिक ग्लास पार्टिकल्स से बनी होती है जो एयरक्राफ्ट में घुसते ही इंजन्स के अंदर मेल्ट होकर ब्लेड्स को जैम कर देती है।
इसी रिस्क की वजह से डीजीसीए ने एयरलाइंस को रीरूट, डिले या कैंसिल करने के ऑन ऑर्डर्स दिए। एयर इंडिया, अकासा एयर और कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स तुरंत कैंसिल करनी पड़ी। कुछ एयरक्राफ्ट को मिड एयर डाइवर्ट भी करना पड़ा क्योंकि ऐश प्लूम उनके रूट तक पहुंच चुका था। एटीसी की स्क्रीन्स पर विजिबिलिटी ड्रॉप और रिस्क स्पाइक लगातार हाईलाइट हो रहा था। हेली गुब्बी वोल्केनो से उठी राख ने आसपास के गांव एकदम से ग्रे लेयर में कवर कर दिए। ऑफडेटा जैसे गांवों में लोग सुबह निकले तो हवा में राख की स्मेल, कम विजिबिलिटी और हर जगह जमी हुई सफेद परत दिखाई दी। सरप्राइजिंगली कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई। लोग टाइम पर शेल्टर्स तक पहुंच गए, वरना इतना हैवी एशफॉल ब्रीडिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता था। लेकिन ग्रेजिंग लैंड राख से भर गया, जिससे फूड शॉर्टेज का खतरा बढ़ गया। क्लीन अप टीम्स ने वार्न किया कि अगर हल्की सी भी रेन आ गई तो ये राख सीमेंट जैसी हार्ड लेयर बन सकती है। ऑफ अ रीजन दुनिया के सबसे डेंजरस जियोलॉजिक जोन्स में से एक माना जाता है और हेली गुब्बी का इरप्शन प्रूफ है कि धरती यहाँ लगातार टूट रही है। ये एरिया ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के सेंटर में है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ब्लास्ट एक क्लियर सिग्नल हो सकता है कि रिफ्ट सिस्टम फिर से एक्टिव मोड में आ रहा है और आने वाले डेकेड्स में मल्टीपल इरप्शंस पॉसिबल हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको 3 एटलस और एलियंस की मिस्ट्री को समझना है तो ये वाली वीडियो देखें। अब मैं आपको वही मिलता हूँ। स्टे क्यूरियस।